आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र का सेट एग्ज़ाम का होम साइंस सब्जेक्ट का, जो कि अप्रैल 2024 में हुआ था। इसमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन के पोर्शन को कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है BHT स्टैंड्स फॉर। BHT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BHT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। अब ये होता क्या है? ये जो होता है ये एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है। ठीक है, इसका यूज़ फूड इंडस्ट्री में किया जाता है। जो फैट्स एंड ऑयल्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गया, ड्राइड सीरियल्स हो गए या फिर कुकिंग ऑयल हो गए, तो उसमें BHT का यूज़ किया जाता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है अ कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनिंग रिएक्शन इन एप्पल व्हेन इट इज़ कट एंड एक्सपोज टू एयर। अब कौन सा कंपाउंड है जो एप्पल में ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इनमें से है ना, मेलानिन, ऑर्थोक्विनोन, डोपा और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। तो मेन इसमें जो आएगा वो क्या आएगा? अपना पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये एंजाइम है जो कि इसमें ब्राउनिंग रिएक्शन करता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम एप्पल को कट करेंगे तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेगा? हमारा फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ इसमें पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जब ये कट होता है तो ये एयर के कांटेक्ट में आता है, तो जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम है ये फिनोलिक कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्विनॉन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्विनॉन्स एक प्रोडक्ट बन गया। क्विनॉन्स का फिर जब पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइज होके वो कन्वर्ट हो जाता है मेलानिन में। जो मेलानिन होगा वो फिर हमारा उसको ब्राउन कलर देता है। ठीक है, अब ये जो फ्रूट्स में ये जो प्रोसेस हो रही है एंजाइम के कारण, इसलिए इसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है SAM इज रिक्वायर्ड फॉर डैश 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 रिएक्शन। ये SAM का सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है S एडिनोसिल मीथियोनिन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और ये किस रिएक्शन में ज़रूरी रहता है? तो ये मिथाइलेशन के रिएक्शन में ज़रूरी होता है। अब मिथाइलेशन क्या होता है? ये एक सेलुलर प्रोसेस होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि इसमें जीन एक्सप्रेशन, DNA या फिर RNA के स्ट्रक्चर बनाने में, इस सब में मिथाइलेशन की प्रोसेस होती है। अब मिथाइलेशन में क्या होता है, जो एक मिथाइल ग्रुप रहता है वो मॉलिक्यूल में ऐड होता है, उस एडिशन को ही मिथाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब इस मिथाइलेशन में जो SAM है, SAM है ना, S एडिनोसिल मीथियोनिन, ये मिथाइल जो को डोनेट करता है, तो इसलिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी सेल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड कॉजेस। अब एसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं उनकी यदि कमी होगी तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी या कौन सी डिसीजेस होगी हम बोल रहे हैं? तो जैसे बेरी होती है, ये तो विटामिन B के कारण होती है। स्पेशली B1 होता है, पैलेग्रा जो होता है ये नाइसिन के कारण होता है, B3 के कारण होता है। और जो फ्रेनोडर्मा है, फ्रेनोडर्मा जो है ये हमारा होता है किसके कारण? तो ये होता है हमारा एसेंशियल फैटी एसिड के कारण होता है। ठीक है, ये विटामिन A और विटामिन E की कमी से भी के साथ भी देखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो फर्स्ट नंबर है, कोलेजन की सिंथेसिस में काम आता है। कोलेस्ट्रॉल, DNA, प्यूरिन इसमें काम नहीं आएगा। इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो कोलेजन की सिंथेसिस होता है। 6th नंबर है एंजाइम दैट मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ आयरन। अब जो कौन सा एंजाइम है जो कि होम्योस्टेसिस को किसके? आयरन के, उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, ये है हेप्सिडिन। इसको हेप्सिडिन एक टाइप का हार्मोन है, एंजाइम नहीं बोलेंगे हमको। ये आयरन के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है।
ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि आयरन के बैलेंस को हमारी बॉडी में बनाए रखता है। ये इंश्योर करता है कि आयरन हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में है। ठीक है, और इसके बाद 7th नंबर का हम देखें क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। अब इनमें से कौन सा एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है। तो ISI स्टैंडर्ड, तो ISI हमारा इंडिया का, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। सेकंड है एग मार्क, तो एग मार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल मार्क, तो जो एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं उसके लिए काम होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो होता है, ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो होता है ये FAO और WHO द्वारा दोनों को ज्वाइंट उसमें किया जाता है, रिलेटेड टू ये फूड प्रोडक्शन और फूड लेबलिंग और फूड सेफ्टी से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड बनाते हैं। और PFA स्टैंडर्ड जो होगा, PFA इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ये जनरल एक्ट था जो 1954 में आया था। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस। अब क्वेश्चन नंबर 8 है पिगमेंट प्रेजेंट इन बीट रूट बिलोंग्स टू। अब बीट रूट में कौन सा पिगमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन हमारा वो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है, जनरली हम देखें मोटा तो ये जो होते हैं ये 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया जो ग्रीन कलर दे रहा है, कैरोटिनाइड्स हो गया, इसी में बहुत सारे बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन वगैरह आ जाते हैं, है ना। और एक थर्ड होता है एंथोसाइनिन, जो एंथोसाइनिन में रेड पर्पल ब्लू कलर देता है ये। और एक होता है बिटालिन, तो ये रेड और येलो कलर देता है। तो जो बीट रूट में प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा हमारा एंथोसाइनिन। 9 नंबर है विटामिन विच रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग इज। तो अब कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट को रेगुलेट करता है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विटामिन के, आंसर नंबर C। अब ये क्या कहता है, जो लिवर में विटामिन के की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्योंकि लिवर जो है जो प्रोटीन है मेनली क्लॉटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10, इनको बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। यदि विटामिन के प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विटामिन के मेनली इसमें क्या करता है, उस एंजाइम के लिए को फैक्टर की तरह काम करता है जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, BMR इज इंक्रीज इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो BMR कौन से उसमें नहीं बढ़ता है कंडीशन में, बाकियों में बढ़ता है। तो ये फीवर में बढ़ता है, प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है, कोल्ड क्लाइमेट में भी बढ़ता है, लेकिन स्टारवेशन में नहीं बढ़ता है। स्टारवेशन में अब क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि वैसे ही हम जब लंबे टाइम तक खाना नहीं खा रहे होते तो हमें वैसे ही एनर्जी की कमी हो जाती, कैलोरी की कमी। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो कैलोरी को प्रिजर्व करने का काम करती है, तो जिससे जो BMR है हमारा इस टाइम पे वो कम हो जाता है। कि क्यों प्रिजर्व करने का, कि हम स्टारवेशन में लंबे टाइम तक चल सके, मतलब लंबे टाइम तक जीवित रह सके, तो हमारी धीरे धीरे जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक जो है रेट वो कम होता जाता है। ठीक है, बाकी फीवर में जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए BMR इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी में ग्रोथ हो रही होती है इतनी बेबी की, साथ में मदर की बॉडी में जो इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं उसमें भी BMR बढ़ जाता है। कोल्ड क्लाइमेट में भी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन सब कंडीशन में क्या होगा, BMR बढ़ जाएगा, लेकिन स्टारवेशन में BMR कम थोड़ा हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टारवेशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में और पैनक्रियाज में। तो बाइल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में, बट स्टोर कहाँ होता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। अब बाइल का यूज़ कहाँ होता है, तो बाइल का जनरली डाइजेशन में यूज़ होता है, वो भी मेनली फैट के डाइजेशन में। ये उसके इमल्सिफाइड करता है जिससे कि फैट का डाइजेशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 12, रीफीडिंग सिंड्रोम कॉजेस डेंजरस फ्लक्चुएशन इन। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स।
रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होगा, जब आप लंबे टाइम तक खाना नहीं खा रहे हो और फिर एकदम से आप खाना खा रहे हो, है ना, तो लंबे टाइम तक आपने खाना नहीं खाया, हमारी बॉडी के जितने भी स्टोर्स हैं, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, XYZ, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का स्टोर क्या होगा, वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा, कम हो जाएगा हमारे ब्लड में। और हमने जब खाना खाया तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज का अपटेक होगा। ग्लूकोज का अपटेक कराने के लिए इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा। इंसुलिन सेल्स में जो है वो ग्लूकोज का अपटेक करवाएगा, साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट भी जो होंगे वो फ्लक्चुएट होंगे, उनका भी मूवमेंट होता है, जैसे कि मैन हो गया, फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये भी ब्लड से सेल्स में जाएंगे, जिससे कि ब्लड में वैसे ही कम थे इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसकी वजह से और क्या होगा, और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फेट की कमी से हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी से मैग्नीसीमिया हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोलाइट की कमी से क्या हो जाएगा, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेटरी जो है वो फेलियर हो जाएगा, और इवन इसमें डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। और 13 है, बुफे सर्विस इज़ अ टाइप ऑफ। तो बुफे सर्विस, अब सबसे पहले अपन इसके टाइप देखें सर्विसेज के, तो सर्विसेज जो होती हैं मेनली 4 टाइप की होती हैं। पहला होता है वेटर सर्विस, ठीक है, सेकंड होता है सेल्फ सर्विस, थर्ड होता है वेंडिंग, और फोर्थ होता है मोबाइल कैटरिंग। तो फर्स्ट जो होता है वेटर सर्विस, वेटर सर्विस में एक बैंकेट आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सफिस्टिकेटेड होता है, फॉर्मल होता है। रेस्टोरेंट आ जाता है, रेस्टोरेंट के अंतर्गत कॉफ़ी शॉप, ढाबा वगैरह आ जाते हैं। और थर्ड आ जाता है रूम सर्विसेज, तो जो हमारे हॉस्पिटल में हमें बेड में खाना लेके आते हैं, और एयरलाइन में जहाँ हम चेयर पे बैठे रहते हैं हमारी प्लेस पे आके हमें देते हैं, या फिर रेलवे में हो गया, ये हो गया वेटर सर्विस। अब सेल्फ सर्विस 2 टाइप की होती हैं, एक बुफे होता है, एक कैफेटेरिया, है ना। बुफे भी ऐसे डिवाइड करें तो वो भी 3 टाइप का होता है, फुल होता है, फिंगर और फोक होता है। फुल में पूरा जो खाना आना रहता है, फिंगर में थोड़ा सा लाइट रहेगा, और फोक जो ओनली फोक से जो आप खा सकते हो उस टाइप का मटेरियल आ जाएगा। कैफेटेरिया में ये भी 2 टाइप का होता है, एक ट्रेड होता है, मतलब कि जो कॉम्बो रहता है। जनरली हम जब मूवी देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो वहाँ पे वो कॉम्बो ऑफ़र करते हैं कि पूरा एक उसका प्लेट का ट्रे का क्या प्राइस है उसके हिसाब से, और एक होता है प्लेटेड। तो ये हो गया। और थर्ड जो अपना होता है वेंडिंग मतलब कि जो फेरी वाले होते हैं, इधर उधर जाके जो बेचते हैं। और मोबाइल कैटरिंग जो गाड़ी में अपना बना के रखते हैं, तो कभी इधर लगा ली गाड़ी, कभी इधर लगा ली, वो अपने मोबाइल कैटरिंग में आ जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था बुफे सर्विस किस टाइप की उसमें आ जाता है, तो बुफे सर्विस जो हो जाएगा वो हमारा सेल्फ सर्विस में आ जाएगा। अब 14 है द प्रिंसिपल कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो 2 हो गए अपना, एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर में जो हमारा रहता है वो जनरली रहता है पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या रहेगा, सोडियम, है ना। अंदर भी सोडियम रहेगा बट कम मात्रा में रहेगा, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में रहेगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में पोटेशियम भी रहेगा लेकिन कम मात्रा में रहेगा, ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, सोडियम रहेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सोडियम। द लार्जेस्ट 15 नंबर है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो बॉडी है वो किस चीज़ में एनर्जी खर्च करती है, तो इसको हम इससे समझ सकते हैं, टी होता है, टी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक अपनी आती है बेसल मेटाबॉलिज्म, एक आता है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और एक आता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। ये 3 चीज़ें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वो लगती है वो होती है बेसल मेटाबॉलिज्म में। बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए, हार्ट जैसे पंप कर रहा है, रेस्पिरेशन हम सांस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म में आ जाती है। तो ये 40 to 60% अराउंड जो है हमारी कैलोरी का टोटल परसेंट इसमें खर्च हो जाता है।
और थर्मिक इफेक्ट फूड क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको चबा रहे हैं, निगल रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, इन सब में जो कैलोरी यूज़ हो रही है उसको अपन थर्मिक इफेक्ट फूड होते हैं। तो ये टोटल करीब 10% इसमें खर्च होती है। बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी रहती है ये सबसे ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि कोई कम एक्टिविटी कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा जो आंसर था वो क्या हो जाएगा इसमें, बेसल मेटाबॉलिज्म। सबसे ज़्यादा किस में खर्च हो रहा है, तो वो हो रहा है बेसल मेटाबॉलिज्म में। अब 16th नंबर है, क्रिएटिनिज्म इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अब क्रिएटिनिज्म जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ये अधिकतर क्रिएटिनिज्म किस में देखा जाता है, बच्चों में। क्यों, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो आयोडीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रही होती है, तो क्या होगा कि जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो जब बनेंगे नहीं तो जो फेटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस वजह से जो बच्चा रहता है उसमें मेंटल या फिर फिजिकल बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिएटिनिज्म। अब 17th है, दिस इज़ यूज टू फाइंड आउट द डाइटरी पैटर्न ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन हॉस्टल्स और ओल्ड एज होम। जब एक साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हम पर्टिकुलर सबसे अलग अलग नहीं पूछेंगे। क्यों, क्योंकि इनका मेस जो होता है, जो किचन होती है, वो एक ही रहता है, एक जैसा सबको खाना मिलता है। तो हम इसमें किस तरह का डाइट को हम जानेंगे कि वो लोग ले रहे हैं, तो वो हमारा आ जाता है फूड इन्वेंट्री मेथड के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फूड इन्वेंट्री मेथड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, दिस एंजाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। अब चीज़ के प्रोडक्शन में कौन सा एंजाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो हो जाएगा हमारा रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है वो चीज़ को जमाने के लिए काम आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी। जैसे मैं अभी करेंटली मम्मा बनी हूँ, 3-4 मंथ हो गए हैं बेबी को, और मेरा सिलेक्शन MP असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो गया है, इसलिए काफ़ी लंबा गैप हो गया है। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।